ओके, तो आज अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो आज अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या ये आयु जीओसी पूरा कंप्लीट हो गया क्या बच्चे लोग? मुझे बताएं, थोड़ा सा रिकॉल कराएं मुझे। जीओसी कंप्लीट हो गया है ना पूरा? खुशी, ठीक है। तो आज अपन लोगों को पढ़ना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा रिकॉल कराना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आज अपन लोगों को पढ़ना है, इसका लेक्चर नंबर 1। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज अपन लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो ये सारी चीजें अपन लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद है तुम लोगों को? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो कुछ स्लाइड्स हैं, वो तुम लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे, एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे, और फिर कुछ टर्म देखेंगे, कौन कौन से सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे आइसोटोप से आइसोबार है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। थोड़ा बहुत याद है ना? चलो पूरी तरीके से याद दिलाते हैं, है ना। ओके तो सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट जो है, बच्चे लोग, तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो अपन लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सारे बच्चों को पता होगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी। ये जो ट्यूब है ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें क्या किया गया था, मतलब कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कि कौन सी गैस है, केवल डिस्चार्ज ट्यूब थी, कुछ चार्ज नहीं था, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था। ओके, दिख रहा है? दोनों टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था। एक तरफ कैथोड बोल दिया गया था और एक तरफ एनोड, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैथोड जो है वो निगेटिव था और एनोड जो है सर वो, आपके आवाज आ रही। बोलो ज्योति, आज बहुत दिन बाद आई हो तुम, डेली लेक्चर नहीं करती हो? बोलो। ओके, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये एक ट्यूब ली गई थी, उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। वो चार्ज पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक तरफ कैथोड था और एक तरफ एनोड। कैथोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया। क्यों? अगर टेम्परेचर ये जो है ना, करंट का फ्लो करेंगे ना, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो ट्यूब है वो मतलब ब्लास्ट ना हो जाए, फट ना जाए। तो इसकी वजह से वैक्यूम पंप लगा दिया गया कि भाई अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसको निकालते जाएंगे। ओके, अब एक्सपेरिमेंट चालू किया गया। एक्सपेरिमेंट चालू कैसे किया गया कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया इस बैटरी में, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट। देखा गया कि भाई कोई भी हलचल नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब जैसे थी, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, वैसे एक ट्यूब होती है। ठीक है, तो जब तक स्विच ऑन नहीं करते वो डिस्चार्ज ही रहती। अब जब ऑन कर देंगे तो चार्ज हो जाएगी ना। ओके, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है। अब
10,000 वोल्ट, 9,000 से 10,000 वोल्ट जब किया गया, तब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल मची, कुछ ना कुछ हलचल मची। तो उसमें क्या था कि पता नहीं चला कि मतलब कौन सी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। उसके लिए क्या देखा गया कि भाई यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसकी कोटिंग कर दी। क्या कर दी? कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग करी थी बताओ मुझे, सारे बच्चे बताएं, किसकी कोटिंग करी गई थी? जिंक सल्फाइड। यस, जेडएनएस की कोटिंग कर दी गई। इस कोटिंग से क्या फर्क होता है कि इसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स पड़ते हैं ना, उसमें एक फ्लोरेसेंस मिलता है, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस मिलता है। तो ग्रीन कलर का अगर फ्लोरेसेंस मिलता है तो उसमें पता चल जाता है कि वो पार्टिकल्स कहाँ स्ट्राइक किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने एनोड साइड पे कोटिंग कर दी। अब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया बैटरी में, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो है ना, वो जहां पे कोटिंग करी गई है ना, वहां पे स्ट्राइक कर रहे। कुछ पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे। पता नहीं चला कि वो पार्टिकल्स कौन से हैं, लेकिन इतना पता चल गया कि भाई साहब ये पार्टिकल जो है वो कैथोड से आ रहे। भाई कैथोड निगेटिव था और एनोड की तरफ आ रहे, तो ये पार्टिकल्स आ गए। अब इन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करी गई कि ये पार्टिकल्स जो हैं भाई कैथोड से आ रहे तो निगेटिवली चार्ज होंगे। तो निगेटिवली चार्ज होंगे तो इन पार्टिकल्स को या इन रेस को बोल दिया गया कैथोड रेज। क्या बोल दिया गया? कैथोड रेज। और कैथोड रेज जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज है। क्यों निगेटिवली चार्ज हैं? वो कहां से आते हैं? कैथोड रेज जो है वो निगेटिवली चार्ज है, कहां से आते हैं? कैथोड से आते हैं, इसकी वजह से निगेटिवली चार्ज है। और बाद में जो चार्ज पार्टिकल है उसको नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर और भी कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया भाई कि यहां पे कोटिंग कर दी। अब यहां पे अगर कोटिंग कर दी गई, यहां पे अगर कोटिंग कर दी गई तो यहाँ पे कोटिंग हटा के तो इधर से इधर आते हुए दिखेंगे पार्टिकल्स, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव आते हुए दिखेंगे। अब पार्टिकल्स पॉजिटिव से आ रहे हैं ना, तो उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया? एनोड रेज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और उन्हीं को बाद में क्या बोला गया, स्टडी करने के बाद क्या बोल दिया गया? प्रोटॉन। क्लियर? अब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर, अब ये हाइड्रोजन गैस है, वो पार्टिकल ये एटम्स में ब्रेक हुई, ये देखो। अब ये हाइड्रोजन एटम जो है वो अगर चार्ज होगा तो H+ होगा। अब जब अगर H+ होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल है मतलब H+ है, तो वो एनोड रेज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड रेज हो गया। जैसे ये वाला देखो, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में ऑक्सीजन गैस थी तो वो पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, एटम में ब्रेक हो गए, और फिर ये एटम जो है वो चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद O के ऊपर मान लो प्लस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैथोड रेज, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है वो एनोड रेज होगी। बच्चे लोग, इतनी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। सभी लोगों को ये पता है ना, ये सब स्टोरी है, ठीक है? तो वो मतलब पता होनी चाहिए तुम लोगों को कि कैसे डिस्कवरी हुई। बाकी इसका कोई यूज वूज नहीं है, नीट में क्वेश्चंस भी नहीं आते इसके। क्लियर ना बच्चे लोग? सर एक बार बस ZNS का रोल बता दो। जेडएनएस का रोल जो है ना, जैसे मान लो ये अगर जेडएनएस का यहाँ पे जिस भी स्क्रीन में जेडएनएस की कोटिंग कर दी जाती है ना, वहां पे अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो हम कंकड़ पत्थर डालें, कोई भी पार्टिकल्स स्ट्राइक करेगा तो वहां पे फ्लोरेसेंस मिलेगा, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस मिलता है, स्पार्क मिलेगा। जैसे कोई भी चीज होती है ना, स्पार्क होती है, तो वो वहां पे मिलेगा जेडएनएस। तो जेडएनएस का रोल बस यही है कि पता चल जाता है कि किस तरीके की पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। ओके ओके, सर, ओके। यस ये वाला पेज क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को? यस सर। ओके, आगे। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बम्बार्डिंग कराई गई थी अल्फा पार्टिकल्स की। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बताओ? अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जो हीलियम का न्यूक्लियस है ना सर भाई, बम्बार्डिंग क्या होती है?
बम्बार्डिंग का मतलब उसके ऊपर फिजन कराया गया होगा, मतलब उसके ऊपर डाला गया होगा। बम्बार्डिंग का मतलब होता है जैसे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो बम्बार्डिंग करते हैं ना, जैसे कुछ गोलियां चला रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं तो हमारे ऊपर बम्बार्डिंग कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी था कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई गई थी, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया गया था, किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। पहले अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बता देते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2He4, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अल्फा पार्टिकल्स को। तो ये अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम के ऊपर पड़े तो बेरिलियम की न्यूक्लियस को तोड़ दिया, बेरिलियम को तोड़ दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। और देखो बेरिलियम और He का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 और 2 6। एटॉमिक नंबर तो कार्बन ने ले लिया, और यहाँ पे देखो 9 और 4 कितना हो जा रहा है? 13। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, और एक मास वाली चीज जो है, यूनिट मास वाली चीज जो है, वो कुछ ना कुछ निकली, यूनिट मास। और वो यूनिट मास वाली चीज जो है वो उसको बोल दिया गया भाई कि कोई भी पार्टिकल्स में चार्ज नहीं है, बस उसका मास केवल यूनिट। तो जब मास यूनिट है तो उस पार्टिकल को क्या बोल दिया गया बच्चे लोग? न्यूट्रॉन। क्या बोल दिया गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो अब अगर कोई पूछे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो ऐसा बता देना बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई, किसमें? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे या बेरिलियम के ऊपर। तो वो कार्बन में ब्रेक हो गया, और उससे एक पार्टिकल निकला जिसका यूनिट मास था। वो पार्टिकल जो है वो क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, इनका E/m रेशियो कितना होता है, वगैरह वगैरह, है ना। देखो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹। सारे बच्चों को पता होता है, सभी को पता होता है ये चीज, ठीक है। और किस मेथड से निकाला गया था? मिल्किन ऑयल्डैप एक्सपेरिमेंट। ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, केवल और केवल क्या करना है तुम्हें? ये चार्ज की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अभी अभी का अभी लर्न करो। अगर हम बात करें प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, तो जस्ट इसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है 1+ होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, तो इसका जो चार्ज है वो 0 हो गया। याद हो गया? जितना इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज जो होता है वो -1, +1, और इसका तो 0 होता है। अगर ग्राम में मास लिखें, ग्राम में, सर रिलेटिव चार्ज मतलब? रिलेटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे E के ऊपर एक माइनस होता है ना, इधर जो है वो ऐसे होता है, प्रोटॉन के ऊपर ओके क्या होता सर। है? प्लस, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0, 0 चार्ज है। अच्छा, मास तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि 10⁻31 kg, ठीक है, यस सर। केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम ग्राम में लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10⁻28। अभी का अभी लर्न करते जाओ तो क्वेश्चन बनाने में आसान है। इसका मास देखो, मास जो है वो ग्राम में इसका और इसका देखो अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर कैलकुलेशन करोगे ना तो 1.67 1.67 दोनों का मास रखना, ओके। यस चलो सर। अब रिलेटिव मास हाइड्रोजन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में कितना मास है। भाई हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1। तो इसका कितना? इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के 1/1837 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन का इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। सर ये तो कम हो गया ना। बोलो ना, कम तो बहुत कम है ना, देखो ना 19 -19 बहुत कम है ना, चेक करो, हाँ जी सर। है ना। तो बहुत, वो तो बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे ये जो है मास देखो ना, 10⁻⁻28 ग्राम है,
बस इतना रिलेटिव मास निकाला गया। अब इसका अगर प्रोटॉन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन के बराबर होता है और इसका भी हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। एक बार ये सब चीजें पढ़ो जल्दी से। मास, रिलेटिव मास, ग्राम में मास और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मास, तीनों का, और चार्ज। अगर चार्ज की बात आए ना तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं जो कूलॉम्स में वो सेम होते हैं, बस पॉजिटिव निगेटिव की डिफरेंस होता है। और मास की बात आए तो ग्राम में अगर बात आए तो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो सेम होता है अप्रोक्सीमेटली। इतना याद रहेगा बच्चे लोग। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज और मास, चार्ज और मास का अगर रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। E/m मतलब क्या होता है? चार्ज और मास, इनका रेशियो निकालेंगे तो तुम्हें ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है, तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू का मतलब वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे E जो इलेक्ट्रॉन का E/m होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है, मास पता है, बस ये वैल्यू है इसका। E/m प्रोटॉन का, E/m इसका तो 0 हो जाएगा भाई, चार्ज 0 होता है ना, तो E/m की वैल्यू 0। चेक करो जल्दी से। ठीक है, अब ये बताओ मुझे किसकी वैल्यू, E/m की वैल्यू किसकी ज्यादा है? एक बार क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन। होगी। इलेक्ट्रॉन की। यस सर। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। यस, देखो क्वेश्चन आया था कि मतलब अरेंज द E/m अल्फा। देखो E/m की वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन आया था अल्फा की, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, इसकी अरेंज करनी थी, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ये आया था तो अल्फा के ऊपर बच्चे लोग कितना इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? देखो हीलियम प्लस प्लस होता है ना, तो +2 होता है कि नहीं होता? पहले E निकाल लो प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और अगर ये वो वाली वैल्यू रखोगी तो वो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। M की वैल्यू, मास, ये प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन जो होता है ना हाइड्रोजन ही होता है, पता है ना, प्रोटॉन H+। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इतना होता है, अभी बताया। अब E/m की वैल्यू 2/4, यहाँ 1/1। यहाँ पे अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा जो अल्फा अल्फा खुद एक पार्टिकल है बेटा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलियम को। ओके, और ये वाली वैल्यू जो है वो इतनी, तो किसकी वैल्यू आ गई ज्यादा? ये वाली वैल्यू ज्यादा आई, ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फिर अल्फा। E/m के रेशियो डायरेक्ट तुम याद कर दो। E/m का रेशियो जो होता है वो सबसे ज्यादा अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। न्यूट्रॉन का तो 0 होता है ना यस बच्चे सर, लोग। उसका चार्ज ही 0 है तो हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ये यस चीजें? सर। E/m निकालना एकदम क्लियर है। अब आगे देखो, कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक मॉडल्स, तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले मॉडल कौन सा आया? सबसे पहला मॉडल आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का एकदम सिंपल सा मॉडल था। उन्होंने क्या बताया, सभी बच्चों को पता होगा कि इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखा, रखा। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिससे अल्फा पार्टिकल्स हमेशा एमिट होते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हमेशा, जैसे कोई भी रेडियम, रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और फिर एक गोल्ड फॉइल लगाई, थिन गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस जो है वो 10⁻⁻² mm थी, और एक वही स्क्रीन लगा दी, ZNS की स्क्रीन। ओके, ZNS की स्क्रीन लगा दी। अब एक्सपेरिमेंट चालू किया, पहले सेटअप बना लिया,
ऐसे इन्होंने एक होल्डर भी लगाया था, इधर होल्डर लगा दिया जाता है। ये होल्डर क्या काम करता है कि अल्फा पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियर इससे निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को इधर नहीं जाने देते, सीधे ही जहां पे स्क्रीन लगी है ना वहीं पे जाता है अल्फा पार्टिकल्स। अब एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, थिन गोल्ड फॉइल को पार कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो स्क्रीन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है ना स्क्रीन में स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स के पास उतनी ही एनर्जी नहीं है कि वो स्क्रीन तक पहुंच जाए, कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं। भाई बहुत कम एनर्जी है तो वो उसी एंगल से देखो येलो कलर से आए और उसी तरीके से बाउंस बैक हो गए। ओके, अब यहां पे उन्होंने देखा कि भाई यहां पे 99.99% अल्फा पार्टिकल्स गो टू स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन हो रहे डाइवर्ट। अब इन्होंने क्या देखा कि भाई इतना तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अब इन्होंने क्या देखा कि देखना आगे इनका कंक्लूजन कि अगर अल्फा पार्टिकल्स जो है ना स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जाके पार कर रहे हैं, अब उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डाइवर्ट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि नहीं होते, मैंने बताया हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। First, अब अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो रिपल होती है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है, ये जो एटम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो डाइवर्ट हो रहे हैं। अगर अगर निगेटिव चार्ज होता तो वो बाहर निकलते ही नहीं, वो वहीं पे अट्रैक्ट कर लेते, क्योंकि सर वो ये गोल्ड फॉइल के एटम की बात हो रही है ना, जब अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्राइक करते हैं। हाँ देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक कर गए, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल का कुछ काम नहीं है, बस वो इसका काम ये है कि अल्फा पार्टिकल्स को एक सीध में ले जाता है, यहाँ पे स्ट्राइक कर। अब इस स्क्रीन को हमने पूरा बड़ा कर दिया ऐसे, तो ये वाला पोर्शन आ गया। अब ये स्क्रीन अल्फा पार्टिकल्स गए तो उनको हमने एटम मान लिया, जो स्क्रीन है ना उसको एटम मान लिया। अब उससे कंक्लूजन निकाला गया, क्या कंक्लूजन निकाला गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, हॉलो स्फीयर है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डाइवर्ट भी हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वही पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस है। क्या हुआ, न्यूक्लियस, वही पॉजिटिव चार्ज जो हुआ वो न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है ना एक्चुअल में वो किसके लिए हुआ, न्यूक्लियस के लिए हुआ। रदरफोर्ड की डिस्कवरी जो है, सॉरी रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। बच्चे लोग पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है। एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो पहले, अल्फा पार्टिकल्स गए स्क्रीन में, गए स्ट्राइक किए, क्या कंक्लूजन निकला, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, और क्या कंक्लूजन निकला, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई एटम के अंदर, एटम जो है वो हॉलो स्फीयर है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला कि ये कुछ अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो वही पॉजिटिव चार्ज को बोल दिया गया न्यूक्लियस। बच्चे लोग क्लियर हो गया। यस सर। ओके, फिर उसके बाद न्यूक्लियस जो है उसके बारे में देखा गया कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो कितनी है। रेडियस की तो देखो, जो पूरा एटम है और मतलब न्यूक्लियस है, तो एटम तो बहुत ही छोटा होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और छोटा होगा।
तो न्यूक्लियस की रेडियस बच्चे लोग 10 की पावर -15 है और एटम की रेडियस 10 की पावर -10 मीटर है। सर ये अल्फा पार्टिकल की है ना? या क्या बोली? सर ये अल्फा पार्टिकल की है। स्क्रीन के एटम के ना। ठीक है, ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स नहीं पूरे। नहीं सर, ये जो है ये अल्फा पार्टिकल का ही है, एल्युमिनियम का है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरा चीज बोलो ना फिर से। एक तो तुम बहुत जल्दी में रहती हो, एकदम फटाफट फटाफट बोल के चली जाती हो। अब बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली हैं। अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं बेटा, स्क्रीन में स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये जो है वो कोई भी एटम है, किसी भी चीज का एटम, कोई भी एलिमेंट का एटम, उसको ऐसा माना गया। और ये जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस। ज्योति, हाँ ज्योति ने कुछ, ओके ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इतना पता चल गया। रेडियस ऑफ एटम डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें से रेडियस से एटम की कितनी होती है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला होता है। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर किसी भी चीज का एटॉमिक मास पता है, ये कोई भी नहीं तुम्हें पढ़ाया होगा, लेकिन याद रखना, किसी भी चीज का अगर एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, और अगर उसकी रेडियस निकालनी है, किसकी रेडियस निकालनी है? उस एटम की रेडियस न्यूक्लियस की निकालनी है, तो ये फॉर्मूला है 1.4 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है, और इंटू ए की पावर 1/3। ए क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास। ऐसा, ये इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाता है और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट, ऐसा बोला जा सकता है। ओके, तो अब देखो, अगर हमने रेडियस पता कर ली एटम की, तो हम डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। डेंसिटी जो रेडियस की होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 13 होती है। अब ऐसे कैसे? देखो, डेंसिटी जो है वो निकालने का तरीका क्या है? मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे न्यूक्लियस, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, आर क्यूब, उसका क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो इसको पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 13 के आसपास आता है। तो तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें सर कौन कौन? ये तो इमेजिन भी नहीं हो रहा, ये इतने ज्यादा कैसे डेंसिटी हो सकते हैं? देखो ना, यहाँ पे मास है ना, देखना, सॉरी वॉल्यूम है ना, देखना, और ये वॉल्यूम 10 की पावर -13 है और उसका क्यूब है, और ये ऊपर पहुंचेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब हो सकती है कि नहीं हो सकती? सर चेक करो। कैलकुलेशन तो हो ही रही है, बट ऐसे कैसे हो रहा है मतलब? मतलब अब देखो ना, फॉर्मूले से डायरेक्ट है। अभी तुम्हें एक्सपेरिमेंट अगर पता है और तुम्हें हमें नापना नहीं है, हमें तो फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मास लगाओ, वॉल्यूम लगाओ, डायरेक्ट आ रहा है ना डेंसिटी की। मतलब यस सर, ओके सर। तो उसमें मतलब ऐसे तुम्हें कोई एजम्पशन नहीं करना है कि भाई कैसे कैसे ऐसा हो सकता है, न्यूक्लियस इतना कैसे रेडियस हो सकती है। ठीक है, वो सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके पता है। आगे, ये याद हो गया। बाकी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे चालू होती है, ये तो सब हिस्ट्री थी। देखो आइसो बार क्या होती है पता है? आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे जो चीज आएगी, ए जो होगा वो मास नंबर होता है बेटा। ए क्या होता है? मास नंबर। और जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर।
ठीक है, वो पूरी चीजें मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज जो है वो स्किप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है वो देखते रहें, कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। आगे, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक, है ना, तो इसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जेड सेम और ए डिफरेंट। यहाँ पे जेड क्या है समझ गए। आइसोटोन क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो बच्चे लोग, अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता करना हो तो पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। ये पता है ना? ये तो पता होगा। यस सर। और अगर हमें जो ए निकालना होता है, जो एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनका सम होता है ना? ओके, तो यहाँ पे आइसोटोन जो होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल दे दिया गया, 1s3 है, 2he4 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 माइनस, देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो गया, इसमें 4 यस सर। माइनस 2। तो ये आइसोटोन्स हैं। आइसोटोप्स याद रखना, आइसोबार याद रखना बच्चे लोग। नेक्स्ट है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स का मतलब अगर कहीं पे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो सेम आए, डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आए, तो उनको बोलते हैं क्या? आइसोडाइफर्स बच्चे लोग। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम हो। और आइसोस्टेट्स, आइसोस्टेट्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होने चाहिए। जल्दी डेफिनेशन देखो फटाफट, फिर उसके बाद हम सर ये लोग लास्ट वाला बता दो एक बार। सेम नंबर ऑफ एटम्स, जैसे हमने बोला कि CO2 और N2O, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टेट्स हैं? पता करो, एक दूसरे के आइसोस्टेट्स हैं कि नहीं है? नहीं। है और सर, है। 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सर दोनों में, और सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हैं। यस, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं और 22 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। देखो कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8। 8 इंटू 2 16 हो गया ना, तो ये क्या आ गया? 22 आ गया ना। और इधर देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इंटू 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 22। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो जो भी एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2, मतलब 3 एटम्स हैं, इसमें भी 3 एटम्स हैं, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? आइसोस्टेट्स बच्चे लोग। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। हाँ, एक कंपाउंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कीर्ति कुछ बोलने वाली हो? सर आ गया तो क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे हमने बोला, चलो आगे। नेक्स्ट किसका हम? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो होता है वो प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल पता है ना, या उसी को बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो उनका कुछ ऐसा खास ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो एटम होता है ना वो एक वाटरमेलन के टाइप का होता है, मतलब वाटरमेलन भी स्फीयर टाइप का होता है और एटम भी स्फीयर टाइप का होता है। ओके, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा उन्होंने क्या बताया थॉमसन ने, कि एटम जो होता है वो एक वाटरमेलन टाइप का होता है, वाटरमेलन टाइप का होता है। और एटम जो है, जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली नहीं होते, बीच में ही होंगे और किनारे थोड़ी ना होते। तो उन्होंने बोला कि भाई जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो जो पूरा रेड पार्ट है, वाटरमेलन अगर अच्छा हुआ तो रेड पार्ट आएगा, अब बेकार तुम ले लोगे तो फिर रेड पार्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि रेड पार्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, रेड पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। अच्छा ऐसा समझ लो, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, खीर होती है ना, खीर पता है ना। यस अगर सर। चावल की खीर बनाई जाए तो चावल जो है, चावल ज्यादा होंगे कि खीर ज्यादा होगी। सर खीर में ही तो चावल होते हैं। दूध, खीर और दूध, मिल्क ज्यादा होगा कि चावल ज्यादा होगा, बताओ। इक्वल इक्वल। हाँ हाँ, इक्वल इक्वल होंगे तो वो खीर तो बनेगी ही नहीं। मिल्क का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा जितने मतलब 1 लीटर अगर चावल डालो, मतलब उतनी वेट का, और उतनी वेट का मिल्क डालो, तो बराबर खीर बनेगी क्या, यूनिफॉर्मली मतलब खीर बनेगी क्या, नहीं बनेगी, खीर गाढ़ी हो जाएगी, है ना। तो यस सर। उसमें मिल्क का अमाउंट जो है वो ज्यादा रखना पड़ता है, और जो राइस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो मिल्क का अमाउंट जो है जो ज्यादा है, उन्होंने क्या बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो राइस है ना वो कम होते हैं, उन्होंने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन है। बस इतनी कहानी बता के वो निपट गए। ठीक है, उन्होंने यस बताया सर। कि भाई ये वाटरमेलन उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया। बस इसमें याद रखना होता है कि पॉजिटिव चार्ज को किससे कंपेयर किया गया, नेगेटिव चार्ज को किससे कंपेयर किया गया। ओके। बबीता ने सही बताया। ओके, तो पूरी तरीके से डिस्कवरी होके आ गई कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं बच्चे लोग। ठीक है, कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड और उनका कंबाइन करके। एटम जो है वो 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में एक पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और एक पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रोटेट होते रहते हैं। रेडियस पता चल गई, ये पता चल गई। न्यूक्लियस जो है वो वेरी स्मॉल है, रिजिड पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर ही सारा मास होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको न्यूक्लियस होता है। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं रोटेट होते रहते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस्ड रहते हैं, तभी उसकी स्टेबिलिटी आती है। ये कंक्लूजन। ओके। यस सर। ओके, इसके बाद जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। ठीक है, फिर अपन लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे। अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें चार्ज, मास और E/m का रेशियो देखा। फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा, एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स देखा। उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखा। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टेयर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफोर्स। ठीक है, लास्ट वाला रिपीट, बेकार दो, बेकार दो। लास्ट वाला रिपीट भी कर दो होगा। अच्छा, हम सोचे बेकार कर दो। सर आइसोटॉप आइसोबार्स वाला एक बार आप दोबारा समझा दोगे पूरी स्लाइड, क्योंकि लाइट चली गई थी। अरे अभी तो लाइट चली गई थी क्या, रुको फिर, अब आ गई ना यस लाइट। सर। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे सामने,
आइसोबार क्या होते हैं? सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, अरे अभी किसको कॉल कर रहे हो? आइसोटोप जो हैं वो सेम एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। आइसोडाइफर्स क्या होता है बच्चे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होने चाहिए। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का। आइसो स्ट्रेस क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ एटम्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रेस। बच्चे लोग क्लियर है? चलो, सर आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि मतलब क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ऐसा हो जाता है ना, न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रॉन क्या होता है? ए जो होता है वो न्यूट्रॉन और इधर जेड, ऐसा होता है ना भाई। ये सॉरी, ए और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस पी, या ऐसे बोल सकते हो ए माइनस जेड। इसका अगर वैल्यू सेम आए तो न्यूट्रॉन सेम आएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 - 1 कितना आएगा? 2। 4 - 2 मतलब सेम है ना, तो उसको बोलेंगे आइसोटोन्स। ऐसा है। ओके सर, थैंक यू। ओके, आगे की बात करते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी? प्लैंक ने बताया, देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो अपन लोग पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें तुम लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी। चलो पहले अभी इसके बारे में बता देते हैं कि जो डुअल नेचर है ना, पार्टिकल्स का जो डुअल नेचर है वो एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, जब स्टेशनरी है, जब रुका हुआ है, तो वो एक पार्टिकल है। अब जो पार्टिकल है ना, तो उसकी कुछ एनर्जी होगी। आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc²। और अगर कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो प्लैंक ने बताई। क्या होगा? E = h²। ये एनर्जी तब तब की जब पार्टिकल जो है वो वेव नेचर का हो। और ये एनर्जी कब की? जब पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो। तो डुअल नेचर होते हैं पार्टिकल्स के, या लाइट के डुअल नेचर कौन कौन से? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर उसी का होता है जिसका मास होता है। ओके, क्लियर ना? अभी आगे डी ब्रोगली इक्वेशन भी पढ़ेंगे अपन। डी ब्रोगली इक्वेशन में इसको कंपेयर करेंगे। चलो, तो यहाँ पे हम ऐसे बता देते हैं कि एक्चुअल में जो भी लाइट आती है ना, जैसे यहाँ सनलाइट है ना, कंटिन्यूअस जो लाइट आती है, प्लैंक ने बताया कि जो लाइट आ रही है, अपने पास आ रही है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में आती है। किस मैनर में आती है? डिसकंटिन्यूअस मैनर, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। और वो एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। बच्चे लोग ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है ना, तुम्हें क्या लग रहा होगा? कंटिन्यूअस आ रही है ना। लेकिन ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइप के पैकेट्स के फॉर्म में आती है। और हर एक पैकेट्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो होती है वो एच के बराबर होती है। या ऐसा बोल दो, अगर हम अलग अलग, जैसे मान लो बहुत सारे एन तो जो है वो एनर्जी पैकेट्स के बारे में बात करें, तो NH ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ पैकेट्स है। ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी कि E = क्या है? h²। क्या है? E = h²। न्यू क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। E क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटा या एनर्जी ऑफ पैकेट्स। प्लैंक क्वांटम थ्योरी पता चली या प्लैंक थ्योरी पता चली? जल्दी बताएं।
सर प्लैंक को कैसे पता चला कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स में आ रही है? उन्होंने ऐसा बोला कि भाई उन्होंने जब भी कोई भी चीज जो है ना कंटिन्यूअस आती है ना, जैसे मान लो एक बुलेट है, जैसे मान लो हमने ऐसा, हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के हम खड़े हुए हैं और हमें कोई शूट कर रहा है स्टेट गन से, धड़ 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 गोलियां चल रही, ठीक है। और मतलब हमें क्या लगेगा कि भाई ये गोलियां जो है ना कंटिन्यूअस आ रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूअस आ रही। लेकिन होता क्या है, बुलेट जो है वो गन से एक टाइम पे एक ही बार निकलेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि पूरी यस सर। गोलियां जो है वो इकट्ठे चली गई। तो वो वैसा ही कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है, वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ होती है, मतलब जो कि बहुत है। तो वो इतनी स्पीड में आई हुई, तो इतनी स्पीड में आती है तभी मतलब इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि ये जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। हमें पता चलता है कि भाई कंटिन्यूअस मैनर में आ रही है। लेकिन प्लैंक ने पता किया कि भाई ये जो है ना पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है और इतनी स्पीड होती है, इसकी वजह से पता नहीं चलता है कि मतलब ये कंटिन्यूअस मैनर में आ रही है कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में आ रही है। तो आज से तुम लोगों को पता चला कोई भी लाइट जो है, चाहे बल्ब की लाइट हो, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ही आएगी। और हर एक पैकेट्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं E=H। ओके, अब ये E=H और H जो होता है, तो ये तुम लोगों को फिजिक्स में बताया गया होगा, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C/λ होता है। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे HC/λ। और जो न्यू बार होता है उसको बोलते हैं वेव नंबर, वो क्या होता है 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। इस पेज में जो चीजें लिखी हुई हैं वो एक एक चीज कंप्लीट करके देखो, पूरी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जो नहीं आ रही है वो मुझे बताओ, नहीं तो नेक्स्ट पेज में हम लोग एंटर करते हैं। सर फिर जो लाइट होती है वो फिर ज्यादा वेव नेचर दिखाएगी या पार्टिकल? लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती अच्छा, है। ओके सर। पैकेट्स के फॉर्म है ना, पैकेट्स के फॉर्म में है, तो हर एक पैकेट जो है ऐसा आ रहा है और हमें क्या दिखता है, स्पीड में आ रही है तो वेव नेचर है। और अगर पैकेट्स के फॉर्म में तो पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर दिखाती है। सर प्रोपगेशन मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन मतलब डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो हम आगे जा रहे हैं वेव के डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब वेव इधर की ओर फ्लो हो रही है। जैसे पानी में मतलब कोई भी बड़ा सा तालाब है ना, उसमें हमने पत्थर डाला तो उसमें जो सर्कल टाइप का बनता रहता है, तो वो प्रोपेगेट होता है। उसका मतलब बोलते हैं प्रोपेगेट, वेव का मतलब ये सर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बाकी लोग जल्दी से बताएं, सारे लोग बताएं इसमें फटाफट, कोई भी दिक्कत हो। मुझे मार्क्स जो है वो सर अच्छे चाहिए। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो भी एग्जाम हो ना उसमें बैच 1 के बच्चों से ज्यादा मुझे मार्क्स चाहिए। सर बेस्ट टू है हम। हाँ, बैच 1 से ज्यादा मुझे बच्चों मतलब मार्क्स चाहिए, ऐसा बोल रहे है यस ना। सर। यस सर। ओके, ये तुम लोगों के उसमें नहीं है। आगे कौन सा मॉडल अपन लोग पढ़ेंगे अब, बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे अच्छा मॉडल जो भी मतलब जो ऐसा बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ना, उन्होंने ही सारी चीजें सही बताई। बाकी तो सब फर्जी लोग थे, कुछ कुछ बता के चले गए, खीर वीर खा के चले गए, सब बेकार। बोर्स ने बताया सही चीज। बोर्स ने क्या बताया, ये तो रदरफोर्ड का ही चुरा लिया था कि भाई एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाद एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो उसका। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। जब भी कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होती है ना, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मोमेंटम।
और वो मोमेंटम जो है वो उन्होंने बताया कि NH/2 के बराबर होता है। मोमेंटम तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा MVR, और वही MVR जो होता है वो NH/2 के बराबर होता है। जब भी कोई भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं ना एटम के अंदर, तो हर एक इलेक्ट्रॉन देखो, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैव फिक्स्ड एनर्जी। एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती रहती है कि भैया एनर्जी अगर रोटेट हो रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं, हमेशा एटम के अंदर जो है वो एनर्जी फिक्स रहती है इलेक्ट्रॉन की। अगर एनर्जी कम हो गई तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा एटम। और सारे जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्या होता है, MVR इक्वल्स टू NH/2 जहां पे MVR, M मतलब क्या है, मास, V वेलोसिटी, R रेडियस, यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ किस पार्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो मान लो ये न्यूक्लियस का, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। और H तो प्लैंक कांस्टेंट, ये पाई की वैल्यू बताए। बच्चे लोग जल्दी बताएं, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। सर कर्नल क्या होता है? बोलो। कर्नल क्या होता है फिर? कर्नल्स जो होते हैं, वही कर्नल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। अरे ज्योति की जो आवाज ही नहीं आती बेचारी। ज्योति तुम बेटा टाइप कर लो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आएगी। सर मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को कर्नल कहते हैं। यस, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं ना, तो उससे क्लाउड बन जाता है, ठीक है। जैसे आयोनिक बॉन्ड में अपन लोगों ने पढ़ा था ना, फजान्स रूल, तो भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं तो ये वाला पार्ट। अच्छा ज्योति का कुछ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट देखो। सिलेक्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। NH/2 टू पाई, तो H/2 मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 है ना, तभी तो H/2 हो सकता है, हो सकता है। 3H/2, यस, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये हो सकता है। ये कहां से हुआ? H/√2 ऐसा कभी हो सकता है क्या? H/√2 अगर हम √2 से मल्टीप्लाई भी करें तो H/2 सॉरी H√2/2 एक मतलब होल नंबर आ ही नहीं रहा है कुछ। सर आंसर तो नन होगा ना। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग, और ये तो सर नन है। नीचे 2 भी कहाँ बाकियों में? यस सर, 2 नहीं है ना। बोलो। सिर्फ पाई है बाकियों में, आप बोल रहे थे 2 ओके मैं बताता हूँ, पहले पता है ना MVR इक्वल्स टू NH/2 है ना। चलो अगर यहाँ पे 3 वैल्यू लानी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर मान लो, सॉरी ये वाला n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू अगर मान लो 6 हुई तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बताओ? सर। यस 3H/π सर, हो आएगा कि जाएगा। नहीं आएगा? यस सर। मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर। अगर ये वाला अगर हमने बोला MVR इक्वल्स टू NH/2 तो H/2 के लिए हमें अगर 2H/2 तो हमें H/π लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चे लोग? यस सर। लेकिन ये नहीं लिख सकते कभी भी। ओके सर। ओके, तो दोनों ऑप्शन ये और ये राइट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके जल्दी क्लियर करो ये सर वाली मतलब चीज। फ्रैक्शन और रूट में नहीं होनी चाहिए वैल्यू? नहीं,
अच्छा, अगर हमने ऐसा दिया कि ऐसा हमने दिया, क्या ये होगी क्या वैल्यू कभी भी? बताओ मुझे, किसी भी चीज का एंगुलर मोमेंटम ये हो सकता है क्या? नो सर। चेक करो बच्चे लोग, सारे लोग। नो सर। कंफर्म? यस No. सर। देखो, अच्छा इसमें √2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो यहाँ पे 2h आ गया, √2 और यहाँ पे 4√2, कतई नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आए, अगर हमने बोला कि 5h/π, ये हो सकती है क्या वैल्यू? 5h/π यस सर। यस Yes, सर। sir. हो सकती है? जब n की वैल्यू Yes, 10 हो आपकी सर। वैल्यू 10 होगी. बहुत अच्छे। 3.5h/π हो सकती है क्या? चेक करो जल्दी से, यस सर। बताओ 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 मुझे। Yes sir, हो सकती है सर। आपकी वैल्यू 7 होगी. बहुत अच्छे, अब पता चल गया ना कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। 0.5h/π हो सकता है, 2.5 हो सकता है क्या? यस ये सर। ये 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 ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता ना? No, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये n=1 सेल है, अगर इसको कुछ एनर्जी मिली है ना, एनर्जी मिली, तो ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये एक्साइटेड हो गया तो एनर्जी लेवल 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है ना, n=2, n=3। अब अगर इसमें एनर्जी का डिफरेंस देखें, अगर इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस देखें, तो बट ऑब्वियस सी बात है E3 और इधर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, एनर्जी गिवन बाय, तो ये इसमें क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो ये देखो, और एनर्जी जो होगी वो H/, तो ऐसा होता है क्या कि Hc/λ जो होता है वो E3 - E1 के बराबर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एनर्जी थर्ड की दे दी गई, फर्स्ट की दे दी गई, और पूछा जाएगा कि वेवलेंथ की वैल्यू बताओ, आसानी से बता सकते हो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, जैसे मान लो Hc है, तो ये एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली चीजों के लिए एप्लीकेबल है, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, He के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं। देखो, He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए भी एप्लीकेबल। जिनके लिए एप्लीकेबल है उनके पास जो है वो सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अब बोर्स ने कौन कौन सी चीजें दी, वो सारी चीजें अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। बोर्स ने रेडियस के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया, कैसे हम लोग वो रेडियस याद करेंगे। पूरा तुम्हें डेरिवेशन नहीं याद करना है, जो चीज से क्वेश्चन बनेंगे वो याद करनी है। सर ओके, एक बार लास्ट स्लाइड वाला फिर से बता। देखो, बोलो। जब यहां से अगर मान लो एनर्जी जो है वो यहाँ इधर की ओर आ रही है, जब एनर्जी रिलीज करेगी तभी तो ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ से सर। E3 से E1 आया तो डेल्टा E3 से E1, बस बस ऐसे ही
ये फॉर्मूले के लिए मतलब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और अगर एनर्जी गेन करेगा तो इधर से इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, E2 से E4 आ जाएगा। चेक करो जल्दी से, जो फाइनल हाँ, माइनस इनिशियल, और यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल, यही है। तो रेडियस वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। रेडियस है, फिर उसके बाद जो है कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरी स्लाइड दे रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को रेडियस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो भी, सर हाँ बोलो। सर हम जीओसी के क्वेश्चंस कब करेंगे? बेटा ये एक्चुअल में जुनेद सर अगर हूं तो नहीं है। आप जो है ना वो जुनेद सर से बात कर सकते हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था संडे को जो है वो मैं PYQ लेने वाला था। इस बार क्लास नहीं लगी शायद, मतलब इस संडे को लग सकती है डाउट सेशन वाली क्लास, तो उसमें ले लेंगे। ओके, एक बार आप Okay. लोग भी सर से बात कर लेना, जुनैद सर से बात कर लेना कि मतलब संडे को डाउट सेशन लगा दीजिए, तो मतलब उनसे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ तुम लोगों के उसमें, तो तुम लोग ऐसे मतलब बोल सकते हो। तो इसमें जीओसी के पूरे जितने भी PYQ हैं, मैक्सिमम PYQ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सर से ग्रुप पे ही बोलने हैं पर्सनल? पर्सनली बोल सकती हो, ग्रुप में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप पे बोलोगे तो सारे बच्चे भी मतलब उनको भी जो भी दिक्कत होगी वो भी बोल सकते हैं, या पर्सनली भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, ओके सर। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट कीर्ति।